Good morning, students. Let us start our chapter 10 History, class 8th. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, कि एक नया और बटा हुआ राष्ट्र हमें देखने को मिला है, नेशन। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, इट फेस्ड ए सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस हमें मिले इंडिया को एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। जैसे ही बंटवारा हुआ, 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैड कम इनटू द कंट्री। लगभग 8 मिलियन के आसपास लोग यहाँ पर रेफ्यूजीज के रूप में, यानी कि शरणागत के रूप में आए। फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान, जहाँ आज के दिन हम जानते हैं पाकिस्तान कंट्री हमसे अलग हुई है, इंडिया से, वहाँ से लोग यहाँ पर आए। These people had to be found homes and jobs. अब इन लोगों को क्या चाहिए था? घर भी चाहिए थे, जॉब्स भी चाहिए थी। And then there was the problem of the princely states, almost 500 of them. यहाँ पर princely states थी उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं था बेटा, तो प्रिंसली स्टेट्स थी और ये 500 के आसपास थी। ईच रूल्ड बाय ए महाराजा और ए नवाब। हर जो स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स, उसके ऊपर या तो महाराजा राज करते थे या नवाब्स। ईच ऑफ हुम हैड टू बी परसुएडेड टू ज्वाइन द न्यू नेशन, कि हर किसी को अब यहाँ पर क्या चाहिए था कि वो परसुएड करना चाह रहे थे कि वो ज्वाइन करें नए नेशन को। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द रेफ्यूजीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, कि जो प्रॉब्लम सामने आ रही है रेफ्यूजीज़ की और प्रिंसली स्टेट्स की, उसको अब सामने रखा जाए। इन द लॉन्गर टर्म्स द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इट्स पॉपुलेशन। अब काफ़ी लंबे टाइम से हम ये देख पा रहे हैं कि जो नया नेशन है उसे पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी, ताकि वो सर्व कर सके हमारे इंडिया के अंदर अच्छे से प्रॉपरली, और एक्सपेक्टेड था इसकी पॉपुलेशन के लिए। देखिए आप कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये जो सिनेरियो है, महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी 13 जनवरी 1948 में, उसका सिनेरियो है बेटा, ठीक है। चलिए, इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1947 में बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 345 मिलियंस। एंड इट वाज आल्सो डिवाइडेड, इसको डिवाइड भी किया गया था। देयर वर डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, और डिवीजन कास्ट के बेसिस पे था, हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में। बिटवीन द मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियन हु प्रैक्टिसेस अदर फेथ्स, कि हिंदू कम्युनिटी जो थी वो अलग मेजोरिटी रखती थी, और इंडियंस जो कि दूसरे मतलब जो धर्म के लोग थे वो अलग रखते थे। द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बेटा। डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं लोग, और डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं, और डिफरेंट उनका प्रोफेशन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतना डिफ्रेंशिएट होने के बाद भी मतलब इस कम्युनिटी को, इस कंट्री को इस्टेब्लिश कर पाना बहुत बड़ी बात थी। हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट, किस तरह से वो एक साथ रह सकते थे, किस तरह से उसको मैनेज कर सकते थे कंट्री को। टू द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। जो यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी यूनिटी की, वो एक और प्रॉब्लम ऐड कर देती है कि यूनिटी तो हमें बनानी है, लेकिन यूनिटी के साथ साथ हमें इंडिया के अंदर डेवलपमेंट भी लाना है। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन लिव्ड इन द विलेजेस। फार्मर्स, पीजेंट्स डिपेंडेड ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। अब जो आज़ाद भारत था उसमें बहुत बड़ी मेजोरिटी ऐसी थी जो इंडिया में रहती थी, गांव में, फार्मर्स के रूप में, किसानों के रूप में, एंड डिपेंड करती थी कम्प्लीटली मॉनसून के ऊपर,
कि उनकी सर्वाइवल तभी होगा जब मॉनसून आएगा, या दैट मीन्स वाटर सप्लाई जब होगी जब भी हम फार्मिंग कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे. सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर्स ऑफ द रूरल इकोनॉमी, फॉर इफ द crops failed, barbers, carpenters, weavers and other service groups would not get paid for their services either. सो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर पीजेंट्स के पास मॉनसून की प्रॉब्लम आ जाती है, सो सेम प्रॉब्लम फिर दूसरी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी उसके पास भी आती है, क्योंकि जो उनकी पेमेंट है वो उनकी फसल के ऊपर ही डिपेंड करती थी, उनकी क्रॉप के ऊपर ही डिपेंड करती थी. अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स और दूसरे भी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी पे नहीं किया जा पाता था, किया जा सकता था सर्विसेज में. And in the cities, factory workers lived in crowded slums with little access to education or health care. अब सिटीज़ में क्या था, फैक्ट्री वर्कर्स जो थे बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्लम एरिया में रहते थे, बहुत ही एजुकेशन तक वो पहुंच नहीं पाते, एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाती थी, हेल्थ केयर सिस्टम भी उनके लिए लेस अवेलेबल था. क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट its masses out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new job creating industries. अब जो इंडिया के अंदर मतलब जो ये इस स्लम को दूर करने का मतलब जो इरादा था नए नेशन के रूप में, और लिफ्ट करने के लिए पूरी मासेस मतलब पब्लिक को पॉवर्टी से दूर करने के लिए, यानी कि पॉवर्टी से बचाने के लिए उन्हें अब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, और प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी. ठीक है, एग्रीकल्चर अब जब बढ़ेगा तभी हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. और यहाँ पर प्रमोट करना था न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़ को, कि जहाँ से लोगों को मतलब जॉब मिले, ऐसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप करने का प्लान बनाया गया. यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड. यूनिटी और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं, कि यदि एक साथ रहेंगे तो डेवलपमेंट भी होगा. इफ़ द डिवीज़न बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, ये जो ये डिवीज़न मतलब जो पार्टीशन हुआ था इन सेक्शंस के बीच में, इंडिया के बीच में, अगर इसको हील नहीं किया गया, यदि इसको संभाला नहीं गया, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट, हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट. यदि इसको मतलब संभाला नहीं गया टाइम से तो ये एक वायलेंट रूप ले लेगा, कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में, एंड सो ऑन. यानी कि धर्म के आधार पर या फिर वर्गों के आधार पर मतलब आपस में झगड़े होते रहेंगे. एट द सेम टाइम इफ़ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रिच द ब्रॉड मासेस ऑफ द पॉपुलेशन, अगर सेम बात यदि हम कहें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचता, पॉपुलेशन तक, इट कुड क्रिएट फ्रेश डिवीज़न, कि इससे इसकी वजह से एक और डिवीज़न हो सकता था. फॉर एग्जांपल बिटवीन द रिच एंड द पुअर, रिच और पुअर्स के बीच में, बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्रीज मैन, यानी कि शहरों में और गांव वाले लोगों में, बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्परस एंड रीजन्स दैट लैग्ड बिहाइंड, कि उन लोगों में भी डिवीज़न हो सकता था कि जो बहुत अच्छे डेवलप्ड एरियाज़ थे उनके बीच में, और जो ऐसे एरियाज़ थे जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, यानी कि आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, और मेंटली भी बैकवर्ड हैं. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाता है और हमारे यहाँ देश में डेवलपमेंट लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है, रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. Between December 1946 and November 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. कि कंट्री के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं. द मीटिंग्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली. जो ये मीटिंग्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई, मतलब न्यू दिल्ली में मीटिंग्स हुई. बट द पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. पर जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पूरे इंडिया से आए हुए थे, सभी पार्ट्स से इंडिया के, एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और सभी पार्टीज़ के लोग थे. these discussions resulted in the framing of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इस डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकला कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया गया.
विच केम इनटू इफेक्ट, जो इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कब इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया गया था। डेट पूछ सकते हैं आपसे, 26 जनवरी 1950। ठीक है। वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडेप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहला जो फीचर था, जो क्वालिटी थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि वो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देती है, राइट टू वोट। ऑल इंडिया अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस। बेटा देखो ऐसा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 21 ईयर दिया गया था एज। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तब क्या थी एज, तो वोटिंग राइट 21 थी उस टाइम पे। आज के दिन आपको 18 ईयर्स में आप वोटिंग का राइट रखते हैं, तो आज वाली एज नहीं काउंट करेंगे, उस टाइम वाली उस टाइम पे करेंगे बेटा। अगर आज वाली पूछते हैं, प्रेजेंट पूछते हैं, तब आप 18 कर सकते हैं। दिस वॉज ए रिवोल्यूशनरी स्टेप, फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स। कि ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप था कि जो इंडियंस ने कभी भी चूज़ नहीं किया था इंडिया के लीडर्स ने इन अदर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम्स। एंड ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है बेटा। ठीक है। पिक्चर बहुत पुरानी है ये, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे, डिस्कस किए गए थे। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स में द राइट्स हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस, कि जो अधिकार थे वो ग्रांट किए गए थे स्टेजेस में, यानी कि कुछ कुछ लेवल पर। फर्स्ट, ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड टू वोट। सबसे पहले तो ऐसा होता था कि जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी वो ही राइट टू वोट रखता था। देन मैन हु वर एजुकेटेड वर ऑल्सो एडिड ऑन। उसके बाद फिर जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी ऐड कर दिया गया लिस्ट में, वोटिंग राइट में। वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट ओनली आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि मैन, ओनली मैन, उनको काफ़ी स्ट्रगल के बाद राइट टू वोट मिला। फाइनली आफ्टर ए बिटर स्ट्रगल, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रगल हुआ अपने आप से, अमेरिका और ब्रिटिश वुमेन्स ने भी अपना जो है राइट टू वोट ग्रांट करवाया। सो यहाँ पर राइट टू वोट मिला। फाइनली आफ्टर बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिका एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड टू वोट। अब अमेरिका और ब्रिटिश वुमेन्स को भी राइट टू वोट मिल गया काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद। ऑन द अदर हैंड, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, दूसरी तरफ यदि हम बात करें इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, इंडिया चूज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास एंड एजुकेशन। अब इसमें ना ही तो हम क्लास को मेंशन करते हैं कि कौन से वर्ग के लोग डालेंगे वोट, ना ही हमारा जेंडर मैटर करता है कि पुरुष है महिला है। एजुकेशन भी डिपेंड नहीं है, राइट टू वोट सबको है, चाहे वो अनएजुकेटेड है चाहे वो एजुकेटेड है। एंड ये क्वालिटी फीचर्स सिर्फ हमारे इंडिया ने दी थी इंडिपेंडेंस के बाद। द सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट ग्रांटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब जो ये हमारी सेकेंड फीचर है उसमें क्या है कि वो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, सभी सिटीजन्स इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन फ्रंट ऑफ रूल रेगुलेशंस, सभी के लिए इक्वल हैं रूल रेगुलेशंस, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, उनकी कास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही उनके धर्म से कोई रिलेशन है। एंड देयर वर सम इंडियंस हु विश्ड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स। कि जो अब बहुत सारे इंडियंस थे वो ऐसा विश कर रहे थे, विश मतलब चाह रहे थे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा है, जो नए राष्ट्र का, यानी कि न्यू जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद बना है, उसका हिंदू आइडियल्स के बेस पे आधा मतलब जो हो पॉलिटिकल सिस्टम सेट हो। एंड दैट इट्स इंडिया इटसेल्फ बी रन एज ए हिंदू स्टेट, कि पूरी इंडिया को हिंदू स्टेट के रूप में मतलब चलना होगा, यानी कि एक साथ बन करके। दे पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, अ कंट्री क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली to protect the and further the interest of a particular religious community। अब ये फोकस करते हैं
पाकिस्तान के ऊपर, जो कि कंट्री है। एक्सप्लिसिट मतलब हमारे यहाँ से ही निकली हुई है, पार्ट हमारा ही पार्ट है। प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपना पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, लाइक मुस्लिम्स। एंड हाउ एवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे बेटा यहाँ पर, हम इंडिपेंडेंट इंडिया के अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर फर्स्ट थे वो। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज द ओपिनियन दैट इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम ए हिंदू पाकिस्तान, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि उनका ये कहना है कि इंडिया नहीं बन सकती है और नहीं होना भी नहीं चाहिए हिंदू पाकिस्तान, ठीक है। बिसाइड्स मुस्लिम्स, इंडिया आल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ सिख एंड क्रिश्चियंस, क्योंकि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं रहते हैं यहाँ पर, और भी मतलब जो कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं, जैसे कि सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, एज वेल एज मैनी पारसीज एंड जैन्स ऑल्सो। सो यहाँ पर बहुत सारे धर्म रहते हैं, तो सिर्फ हम हिंदू पाकिस्तान यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं इसको, इंडिया को। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, दे वुड हैव द सेम राइट्स एज हिंदूज, कि नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हिंदूज़ को भी सेम राइट है और दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी सेम राइट है। एंड सेम अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन इट केम टू सीकिंग जॉब्स, और सेम अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलेंगी गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में। सेम राइट्स बिफोर द लॉ, और लॉ के सामने सबको सेम राइट मिलेगा। अ थर्ड फीचर, तीसरा फीचर क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, was that it offered special privilege for the poorest and the most disadvantaged। अब जो थर्ड फीचर है उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर करते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस पूरेस्ट के लिए, मोस्ट डिसएडवांटेज ऐसे ग्रुप्स के लिए जो जिनको सभी एडवांटेजेस नहीं मिले हुए हैं, जो गरीब लोग हैं। इंडियंस, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज अ स्लर एंड ब्लॉट, कि एक ब्लॉट है ये हमारी सोसाइटी के ऊपर, ऐसा बताया गया अनटचेबिलिटी को, कि अनटचेबिलिटी को यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट है। फेयर नेम ऑफ इंडिया, एक बहुत ही साफ सा हमारा नाम है, यानी कि हमारा जो इंडिया है बहुत ही नाम वाला है, फैमिलियर नेम है, उसके ऊपर एक ब्लॉट है, धब्बा है। एंड एबोलिश, और अनटचेबिलिटी को इंडिया एबोलिश करता है। Hindu temples previously open to only the higher caste and were thrown open in to all, कि हिंदू टेम्पल्स में पहले तो ऐसा होता था हायर कास्ट को, मतलब हायर कास्ट को ही अलाउ करते थे, बट अब वो सबके लिए ओपन है, इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स। आफ्टर दैट जितने जितने भी अनटचेबल्स हैं वो सभी फॉर्मर अनटचेबल्स यहाँ पर जा सकते हैं, अनटचेबल्स। फोर, आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट, क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट हुई है इसके लिए रिगार्डिंग, so the Constitution Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislature as well as jobs in government be reserved for members of lowest caste। अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकमेंड करती है कुछ परसेंटेज यहाँ पर सीट में लेजिस्लेटिव असेंबली में, जॉब्स में, और रिजर्व्ड कर दी जाए किनके लिए, लोअर कास्ट के लिए। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाई सम दैट अनटचेबल्स, कि ये आर्ग्यू किया गया कुछ अनटचेबल्स के द्वारा, एंड एज दे वर नाउ नोन, जैसा कि वो जाने जाते हैं हरिजन के नाम से, कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव एनफ ग्रेड टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कि हरिजन नाम के जो लोग हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि एक प्रेस्टिजियस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उनमें वो उतना ग्रेड नहीं कर पाते हैं, यानी कि उतने मार्क्स नहीं ले पाते। रीज़न क्या रहता है उसके पीछे, क्योंकि वो बैकग्राउंड एरिया से बिलोंग करते हैं और उतनी एजुकेशन गेन नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे कि वो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एच.जे. खांडेकर, उन्होंने आर्ग्यू किया है इसके ऊपर। इट वॉज अपर कास्ट हु वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स। It was the upper caste who were responsible for the हरिजन being unfit today। अब ये अपर कास्ट ही हैं जिनकी वजह से हरिजन जो हैं आज अनफिट हैं। एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेजेस कलीग्स
खांडेकर सेड। उनके ही बहुत ही अच्छे जो कॉलीग हैं वो खांडेकर, वो एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। वी वर सप्रेस्ड, कि हमें सप्रेस किया गया है, दबाया गया है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों सालों तक। यू एंगेज्ड इन योर सर्विसेज इन सर्व योर टू सर्व आवर your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor our even hearts work, nor are we able to march forward। देखिए कि हमें हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनको काफ़ी सालों तक दबाया गया है। आपने हमें इंगेज रखा है, बिजी रखा है आपकी सर्विस करने के लिए, आपके काम करने के लिए। अब ये एंड हो जाएगा इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जो मन में जो सप्रेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज भी हमारे जो दिल है, दिमाग है और हमारी जो हार्ट है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नोर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड, और हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आगे बढ़े। अलॉन्ग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स, द आदिवासीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वर ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब्स। कि सिर्फ अनटचेबल्स ही नहीं, आदिवासीज और जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं हम कह सकते हैं जिनको, वो भी यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा पा सकते हैं, सीट्स पा सकते हैं जॉब्स में और अदर फील्ड्स में। एडमिशन इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, दीज इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कि इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, इंडियंस भी इस चीज़ से डिस्क्रिमिनेटेड रहे हैं, डिप्राइव्ड रहे हैं। The tribals had been deprived of modern health care and education। कि ट्राइबल्स को वो सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं जो मॉडर्न हैं, या फिर हम कहें आजकल वो हम कह सकते हैं कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। While their lands and forests have been taken away by more powerful outsiders। हालांकि हम कह सकते हैं कि उनके जो एरियाज़ में, उनके लैंड में मतलब है ना, बाहर वाले पावरफुल आउटसाइडर्स एनक्रोच कर चुके हैं। एंड द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड दैम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेंट टू मेक अमेंड्स फॉर दिस। कि जो नए प्रिविलेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स करता है, बहुत सारे सुधार करता है इसी से रिगार्डिंग। Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central government versus those of the state government। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत टाइम लग गया इसको डिस्कस करने में कि पावर्स किसको दी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। सम मेंबर्स थॉट दैट द सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। कि सेंटर का जो इंटरेस्ट है वो फॉरमोस्ट होना चाहिए, ऐसे कुछ लोग बिलीव करते थे। ओनली ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, यदि केंद्र की सरकार स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो राष्ट्र डेफिनेटली क्या करेगा, वो नेशन डेवलपमेंट करेगा। इट वॉज आर्ग्यूड वुड बी अ पोजिशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेल बींग ऑफ द कंट्री एज ए होल। क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरी कंट्री के लिए मतलब वेल बींग का काम करेगी, अच्छी प्लानिंग करेगी, अच्छी पोजीशन पे लेकर के आएगी, डेवलपमेंट लाएगी। अदर मेंबर्स फेल्ट दैट द प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। कि दूसरे जो मेंबर्स थे वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, उनको फ्रीडम दे दी जाए कि वो अपने तरीके से राज कर सके, अपने तरीके से पब्लिक को संभाल सके। अ मेंबर फ्रॉम मैसूर फियर्ड दैट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम। कि जो मैसूर से मेंबर थे वो इस बात से डरे हुए थे, उनको फियर महसूस हो रहा था कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली। कि डेमोक्रेसी सेंटर होगी अगर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर ही फॉलो होगी। इट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्प्रिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो पूरी कंट्री में अच्छे तरीके से मतलब जो है रूल नहीं कर पाएंगे उसी सेंस के साथ, उसी स्प्रिट के साथ। अ मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्टेड दैट। अब मेंबर जो मद्रास से आए थे वो इंसिस्ट कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि जो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बींग ऑफ द पब्लिक ऑफ द पीपल प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कि वो हमारी जो एक राष्ट्र में प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब जो रूल रहेगी एक प्रोविंस के अंदर, तो वो वहाँ के लोगों के बारे में भला सोच पाएगी, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स वही लोग जानते हैं। दैट्स वाई
द कॉन्स्टिट्यूशन sought to balance these competing claims by provincing their 3 list of subjects। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोशिश की बैलेंस करने की इन सभी दावों को, कि प्रोविंस 3 लिस्ट बनाई सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स मतलब जो मैटर्स थे, जो मुद्दे होते थे रूल करने के लिए। अब यूनियन लिस्ट है उसमें विद सच एज सब्जेक्ट्स। अब यूनियन लिस्ट सबसे पहली लिस्ट है, उसमें क्या बताया गया था कि टैक्सेस जो होंगे, डिफेंस जो होगा, यूनियन लिस्ट में आएंगे। फॉरेन अफेयर्स यानी कि बाहर से कोई भी मैटर होता है, कोई भी डिस्कशन है, ट्रांसपोर्ट है, एवरीथिंग इज शुड बी डिसाइडेड इन यूनियन लिस्ट, विच वुड बी द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर। अब जो एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेंटर की, स्टेट लिस्ट में देखिए, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट जो है सेकंड, जिसका सेंटर पे मतलब कम इफेक्ट रहेगा, सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट। इन सब का ध्यान, जैसे हेल्थ का है, एजुकेशन का है, ये सभी ध्यान प्रिंसिपली मुख्य रूप से स्टेट ध्यान रखेगी इस चीज़ के बारे में। अब थर्ड आई कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ध्यान रखेंगे, स्टेट भी रखेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रखेगी। अंडर विच वुड कम सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, और ये सारे दोनों के दोनों डिपार्टमेंट कौन संभालेंगे, हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको संभालेंगे। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज, की दूसरी जो यहाँ पर मेन डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो लैंग्वेज से रिगार्डिंग थी। मैनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स, कि बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया को छोड़ देना चाहिए जैसे ही ब्रिटिश रूलर्स यहाँ से जा रहे हैं। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज, दूसरी जो मेजर डिबेट हुई थी वो लैंग्वेज से रिगार्डिंग हुई थी। मैनी मेंबर्स बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद ब्रिटिश रूल, कि बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिटिशर्स के साथ ही चले जाना चाहिए। इट प्लेस दे आर्ग्यूड, कि इसके प्लेस पर वे आर्ग्यू कर रहे थे शुड बी टेकन बाय हिंदी, कि ये जो प्लेस है अब हिंदी को ले लेना चाहिए। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी वर ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन। अब यहाँ पर जो हिंदी नहीं बोल पाते थे उनका डिफरेंट ओपिनियन था। स्पीकिंग इन द असेंबली टी मचारी कानवे। अब यहाँ पर कृष्णा मचारी यहाँ पर बोलते हैं कि जो वार्निंग है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ डायरेक्शन के लोगों के बिहाफ पे मैं कहना चाहूँगा, सम ऑफ हु थ्रेटन्ड टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ इंडिया वॉज इम्पोज्ड ऑन दैम, हिंदी वॉज इम्पोज्ड ऑन दैम, कि हिंदी लैंग्वेज यदि उनके ऊपर इम्पोज की जाएगी, ज़बरदस्ती लागू की जाएगी, तो वो सेपरेट इंडिया की डिमांड करते हैं, वो ऐसी धमकी उनको देते हैं। A compromise was finally arrived at, namely that while Hindi would be the official language of India, English would be used in the courts and the services and communication between one state and another, कि अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तो हिंदी रहेगी, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कोर्ट्स में यूज़ होगी, सर्विसेज में यूज़ होगी, कम्युनिकेशंस होगा आप वन स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ, तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं। And many Indian contributed to the framing of the constitution, बहुत सारे इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कंट्रीब्यूशन दिया है। बट परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय बी आर अम्बेडकर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो है बी आर अम्बेडकर जी का रहा, हु वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब यहाँ पर ये चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, who was the chairman of the drafting committee of the constitution, so यहाँ पर आपको आंसर करना होगा बी आर अम्बेडकर। एंड अंडर whose supervision the documents was finalized, जिनके अंडर ही सुपरविजन में ही ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनलाइज हुए थे। इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज़ टू बी accompanied by economic and social democracy। अब जो
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू अकम्पनीड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, कि उसको साथ साथ रखना है, किसके, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के साथ में, यानी कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ सोशल डेवलपमेंट भी करना है। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ द अदर इनइक्वालिटीज सच एज बिटवीन रिच एंड पुअर। अब यहाँ पर राइट टू वोट देने से ये ऐसा नहीं हो गया है कि हमने सभी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया है जो रिच और पुअर्स के बीच में थी, बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट। एंड विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड इंडिया वॉज, कि नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंडिया क्या हो गया था, गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन ज़्यादा हो गया था, द्वंद्व ज़्यादा हो गया था, आपस में मतभेद हल्के फुल्के बढ़ गए थे। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, हालांकि जो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इन इक्वलिटीज़, हम देख पा रहे थे आगे इनइक्वलिटीज़ को, कि आगे इनइक्वलिटीज़ होंगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, कि हम देख पाए रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर होगा एक ही प्रिंसिपल यहाँ पर क्या फॉलो होगा कि एक मैन है तो उसको राइट टू वोट भी वन ही रहेगा। इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। अब यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो यहाँ पर बाय रीज़न से हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कंटिन्यू करता है और डिनाई करता है प्रिंसिपल्स को, वन मैन वन वैल्यू को। हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, अब यहाँ पर ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।